हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की इस लेक्चर में हम लोग 12th फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। पिछले की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित बहुत सारे फॉर्मूला डेरिवेशन को हम लोग अध्ययन किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आवेश को विराम की स्थिति में रखते हैं और वहां पर जब पार्टिकल विराम की स्थिति में रहती है तो अपने चारों तरफ एक काल्पनिक फील्ड बनाती है जिसका नाम दिए थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई वेक्टर से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल को हम लोग यानी विद्युत आवेश को गति की अवस्था में मानकर अध्ययन करते हैं। और जब पार्टिकल यानी विद्युत आवेश जब गति की अवस्था में रहती है तो दो तरह से गति की अवस्था में रहती है, पहला नियत वेग से और दूसरा अनियत वेग से। नियत वेग से जब पार्टिकल मूव करती है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाती है। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग आवेश को जब मूव कराते हैं तो वहां पे नियत वेग से हम लोग मूव कराते हैं। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो यहाँ पे हेडिंग लिखे इलेक्ट्रिक करंट, इसका डिफिनेशन लिखे हैं, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जिसे बड़ी आई या छोटी आई से हम लोग सूचित करते हैं। आप लोग सिंपल डिफिनेशन याद कर रहिएगा कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी भी चालक तार में गतिशील आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जिसे बड़ी आई या छोटी आई के द्वारा सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एक चित्र के माध्यम से हम आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित कुछ पॉइंट है, उस सब पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए भी एक चालक तार है, तो ए भी चालक तार है, तो इसमें एक बैटरी को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। बैटरी में जो बड़ा साइन रहता है उसको हम लोग प्लस मानते हैं और छोटा वाला को माइनस मानते हैं। तो प्लस से करंट निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है। इसका कारण यह है, आपसे कोई पूछे कि प्लस से ही करंट क्यों निकलती है, माइनस से क्यों नहीं निकलती है, तो माइनस से भी निकलती है। जब हम लोग पढ़ेंगे सेल वहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मानना है कि प्लस से करंट निकल रही है क्योंकि यह पॉजिटिव है। और पॉजिटिव जब कोई पार्टिकल रहता है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और निगेटिव में प्रवेश करती है। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन जो हम लोग देंगे तो प्लस से बाहर की ओर, यानी यहाँ से करंट निकलेगा। तो यहाँ से करंट निकलेगा, ए से कहाँ जाएगा, बी की ओर। तो यहाँ प्लस है तो इसको ही प्लस लिखेंगे, या माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यानी ए को यहाँ पे इसको हाई पोटेंशियल के नाम से जाने, एस के मतलब हाई समझना है, पी के मतलब पोटेंशियल, उच्च विभव जिसको हिंदी में कहते हैं हाई पोटेंशियल, इसको लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगा वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चालक तार में आवेश प्रवाह होती है वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की होगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की होती है। यहां से जो मूव कर रहा है बी से ए की ओर, यह सब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की होगा, यानी बी से ए की ओर होगा। और करंट की डायरेक्शन ए से बी की ओर होगा, जिसको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों का डायरेक्शन सेम दिशा में होता है। अब इन दोनों के जस्ट विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसीलिए किसी भी चालक तार में करंट का निर्माण हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि गतिशील आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट के कंडीशन में हो जाएगा तो करंट नहीं होगा, क्योंकि विराम की कंडीशन में जब आवेश रहेगा तो वहां पे करंट नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही कहता है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी गतिशील आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे पार्टिकल मूव करेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव यहाँ पे हम माने हैं कि बी से ए की ओर है, तो करंट कहाँ है, ए से बी की ओर है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। यह स्विच है, के मतलब स्विच समझना है। यहाँ पे स्विच को हम ऑन किए हैं, क्या ये यहां से इसी तरह से रोटेट होते रहेगा। तो इससे प्रश्न पूछता है
कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर होता है। ये एक छोटा सा परिभाषा था, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। आप इसको उतारिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं, यहां से हेडिंग लिखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा के दो प्रकार होता है, पहला होता है औसत धारा और दूसरा होता है तात्क्षणिक धारा। औसत धारा को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज करंट कहते हैं, और तात्क्षणिक धारा को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो औसत धारा बराबर सूत्र हो जाएगा I इक्वल टू डेल्टा Q बटा डेल्टा टी। जो त्रिभुज के जैसा दिखाई दे रहा है इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, तो डेल्टा Q बटा डेल्टा टी होता है। तो आप लोग याद कर रहिएगा कि औसत धारा बराबर सूत्र होगा डेल्टा Q बटा डेल्टा टी। और तात्क्षणिक धारा बराबर अगर सूत्र पूछे तो यहाँ पे I इक्वल टू LIM के मतलब लिमिट लगाते हैं, लिमिट का मतलब होता है सीमा। तो यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको पढ़ा जाता है जो तीर के निशान है इसको पढ़ा जाता है टेंस टू जीरो। एक मतलब यह हुआ कि डेल्टा टी का मान उसका लगभग जीरो के करीब लेना है, अर्थात डेल्टा टी का जो मान लेंगे हम लोग जीरो के करीब लेंगे, लगभग एक्यूरेट जीरो नहीं लेंगे। एक्यूरेट जीरो ले लेंगे तो फिर फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो इसको पढ़ने के नियम यही है कि I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी क्यू बटा डेल्टा क्यू बटा कितना डेल्टा टी हम लोग। अब यहां से कोई पूछेगा तो सर लिमिट क्यों लगाते हैं, जब डेल्टा टी का मान लगभग जीरो के करीब लेते हैं तो यह डेल्टा जो है डी में चेंज हो जाती है, इसीलिए I इक्वल टू फॉर्मूला लिखा जाता है डी क्यू बटा कितना डी टी। आगे जितना भी डेरिवेशन न्यूमेरिकल है सब इसी पर बनता है, इसलिए ट्रिपल स्टार लगा दिए, आप लोग याद के लिए रहिएगा। तो विद्युत धारा दो तरफ से हम लोग यहाँ पे जान पाए, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। औसत धारा बराबर सूत्र होता है डेल्टा Q बटा कितना डेल्टा टी होता है, और तात्क्षणिक धारा बराबर सूत्र होता है I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा Q बटा कितना डेल्टा टी। और जब समय का मान लगभग जीरो के करीब लेते हैं तो डेल्टा का साइन और लिमिट का साइन हटाकर हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू डी क्यू बटा कितना डी टी। तो मेन यह फॉर्मूला होता है, यहां से यह बनता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। यह कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि तात्क्षणिक धारा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं देगा, ये ऑप्शन में देगा, तो ध्यान दे रहिएगा यह हमेशा। लेकिन इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में यानी औसत धारा और तात्क्षणिक धारा में जो सूत्र है यही मेन सूत्र है I इक्वल टू डी क्यू बटा कितना डी टी। यहां से अगर आगे बढ़े तो यहां से लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट यानी तात्क्षणिक धारा के अनुसार क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे I इक्वल टू डी क्यू अब बटा कितना डी टी। तो यह हो जाएगा डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला करंट का, हम लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे, तो उसको हमेशा लिखा जाता है डी के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखिए I इक्वल टू डी क्यू बटा कितना डी टी। यह करंट का डिफरेंशियल, ऐसे तो रियल में इंस्टेंटेनियस करंट है, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएशन में करंट बराबर सूत्र बोल सकते हैं I इक्वल टू डी क्यू बटा कितना डी टी। जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो वहां पे लिखा जाता है डी वाई बटा कितना डी एक्स। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखे। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट गुना करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। इसको तीसरा से गुना कीजिए तो लिखेंगे हम लोग डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्यू को कांस्टेंट मान लेंगे, तो क्यू को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी टी। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और यह जो क्यू बराबर जो फॉर्मूला आया इसको बोलते हैं नेट चार्ज। नेट चार्ज के मतलब होता है कुल आवेश।
समय के सापेक्ष जब हम करंट का वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा आवेश, और समय के सापेक्ष जब आवेश का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। तो नीचे वाले को बोलते हैं, इस इंटीग्रेशन का साइन है तो नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा कहते हैं। तो हम लोग समय के सापेक्ष इसको लिमिट लगाते हैं। जब समय के सापेक्ष लिमिट लगाएंगे तो यहां से इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे T1 और यहाँ पर लिख देंगे T2 और यहाँ पर लिखेंगे IDT। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, तो इसको भी आप लोग याद कर ले रहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल को बनाते समय यह दोनों फॉर्मूला का बहुत जरूरी पड़ता है। अब कोई पूछेगा सर इसका जरूरी क्यों पड़ता है, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। बस सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। जो स्टूडेंट मान ले कि इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग प्रयास कीजिएगा समझने के लिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स का उपयोग होगा ही। तो I इक्वल टू हो जाएगा DQ बटा DT, इसको 30 से गुना कर देंगे तो DQ इक्वल टू कितना होगा, DT हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे दोनों साइड में, तो Q को कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन IDT। हम I को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे आगे बताएंगे। अब नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पर लगा देंगे T1, यहाँ बोलेंगे T2। तो T1 को बोलेंगे निम्न समय, इसको बोलेंगे उच्च समय। इसको प्रश्न दे देगा किसी चालक तार में 2 से 5 सेकंड तक धारा प्रवाह हो रही है तो आवेश का मान ज्ञात करें। तो जो कम समय रहेगा तो नीचे लिखना है और जो ज्यादा समय रहेगा तो ऊपर लिखना है। यह था टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो प्रकार के, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। दोनों का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। यह सब फॉर्मूला आप लोग बारे की तरह से याद के लिए रहिए। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछता है, आप लोग इसको बढ़िया से उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नोट पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग विद्युत आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। विद्युत आवेश का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, धारा गुने समय। विद्युत आवेश को किस से सूचित करते हैं, स्मॉल की भी लिख सकते हैं, बड़ी की भी लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा I गुने कितना, T हो जाएगा, यानी धारा गुने समय। धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कर सकते हैं। यहाँ से डिफिनेशन शॉर्ट में याद कर लेना है। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो Q जाएगा ऊपर, T कहाँ आएगा नीचे। तो I को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि Q इक्वल टू कितना होता है, N होता है। N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q N के बराबर है, तो Q के जगह पे क्या लिख देंगे, N लिख देंगे। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो I इक्वल टू नया फॉर्मूला आ जाएगा NE बटा कितना, T हो जाएगा। इसमें भी न्यूमेरिकल या में पूछ देता है कभी कभी, धारा का मान दे देगा, E हमें पता ही है, T का मान दे देगा, N पूछ देगा। बहुत सारे यहाँ से न्यूमेरिकल का टाइप बन जाता है। E का मैग्नीट्यूड लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे लेना है। 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम हमेशा याद के ले रहिएगा। ये नहीं कि माइनस लगा देना, माइनस नहीं लगाना है। न्यूमेरिकल बनाते समय इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और मोड इसलिए लगाएं ताकि नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दूसरा पॉइंट लिखे कि धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिससे ए से सूचित करते हैं। तो प्रश्न है कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे, तो यहाँ समझ लीजिए आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो इसका एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा, समय का एसआई मात्रक सेकंड होगा, तो इसको पढ़ेंगे कूलम प्रति सेकंड, और कूलम प्रति सेकंड को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट गुना करेंगे, 30 से गुना करेंगे तो 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड, यानी एम्पियर और सेकंड के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कूलम कहेंगे। फिर नोट पॉइंट नंबर 3 में हम लेके चल रहे हैं 1 एम्पियर। तो ये वाला सम लिखे 1 एम्पियर इक्वल टू तो 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि 3 गुने 10 का पावर 9 स्टेट कूलम होता है। तो यहाँ पे लिखिए 3 गुने 10 का पावर 9 स्टेट कूलम, और सेकंड को यहाँ पे सेम लिख देंगे। इसके यहाँ पे लिख देंगे 3 गुने 10 का पावर 9, और स्टेट को यहाँ पे सेम लिखेंगे, और कूलम प्रति सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड क्या बोलते हैं, एम्पियर कहेंगे। तो कूलम प्रति सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टेट एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितना स्टेट एम्पियर होता है, तो आप लोग याद कर रहिएगा 3 गुने 10 का पावर 9 स्टेट एम्पियर होता है।
तो एम्पियर क्या है, तो यहाँ पे लिखे एसआई यूनिट ऑफ करंट, यानी करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। और स्टेट एम्पियर क्या है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट एम्पियर होता है। चौथा पॉइंट में यहाँ पे लिखे हैं कि 1 एम्पियर है, यहाँ पे सेम लिख देंगे। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे लिख देंगे 1 कूलम इक्वल टू 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 एम्पियर इक्वल टू 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। इसको पढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो 1 एम्पियर में इतना भी वैल्यू होता है, ये भी याद के लिए रहिएगा, ये भी याद के लिए रहिएगा और ये भी याद के लिए रहिएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। करंट बहुत डीप में पढ़ना है दोस्त, ऊपर ऊपर पढ़ना नहीं है कि ऐसे ऐसे उड़ा दीजिए। तो यह स्टार्टिंग वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिए, समझ लीजिए। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बताइएगा, उसको देखेंगे और सुधार करेंगे। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट बढ़ेंगे कि वीडियो का रेंज बड़ा हो जाएगा। अभी छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं।